नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने ये डिमांड की थी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर को डालने की, तो मैं लगातार इस पर एक वीडियो पहले डाला है और आज भी एक वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं आपके लिए वो पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये जानना आपका कर्तव्य भी है और आपको जानना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कोटि क्या होती है, घात क्या होती है, अवकल समीकरण का निर्माण कैसे होता है, किसी अवकल समीकरण का हल कैसे करते हैं। ये सब बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपकी परीक्षा के लिहाज से 12वीं क्लास में जो महत्वपूर्ण है वो हैं आपके वो 6 मेथड, जिन पर सवाल पेपर में 6 नंबर का आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए मैंने जैसा कि पहला मेथड आपको बताया, चर पृथक्करण विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं। हालांकि ये मेथड थोड़ा छोटा है, लेकिन परीक्षा में इस पर सवाल पूछे जाते हैं। सप्लीमेंट्री 2017 में भी सवाल पूछा गया, उससे पहले 2013 में भी, और उससे बाद 2017 में भी इस पर सवाल बने हैं। और ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़े सवालों, छोटे सवाल भी बनते हैं इस पर। तो चलिए आज अपन चर पृथक्करण विधि पर और चर पृथक्करण विधि के रूप में परिवर्तित होने वाली जो अवकल समीकरण हैं उन पर कुछ सवालों को लेकर चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल अपना है 2013 में ये सवाल आया हुआ है, सप्लीमेंट्री के एग्जाम में आया है। तो आप ये मत मानना कि सप्लीमेंट्री का कोई पेपर अलग से बनता है, क्या नहीं बनता अलग से। यही होता है कि इसी समय, जिस समय पेपर बन रहा होता है उसी समय 2 या 3 पेपर बनते हैं और उसी में से कोई एक पेपर आपके इससे आ जाता है और बचा हुआ पेपर सप्लीमेंट्री में आ जाता है। तो सप्लीमेंट्री 2013 का जो पेपर, उसमें ये सवाल पूछा गया। इसमें माइनस भी आता है कई बार सवाल में, तो माइनस हो चाहे प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2016 में ये देखो कितना आसान सवाल पूछा है, 2017 में इस मेथड पर सवाल पूछे गए हैं। तो मैं बोर्ड में पूछे हुए सवाल भी मेथड के साथ साथ आपसे डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी और सारे सवाल जो आए हुए हैं इस चैप्टर में वो हल करवा दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहला अपन आज इस पर हल करते हैं। देखिएगा जरा, e की पावर x, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ आपको अगर देखने में समस्या आ रही है। तो पहला सवाल है आपका e की पावर x और यहाँ है 10y, ठीक है। इसके साथ साथ है dx प्लस ये लिखा हुआ है मान लो e की पावर 1 प्लस e की पावर x, और ये लिख दिया मैंने sec स्क्वायर और y, और यहाँ आ जाएगा dy इक्वल्स टू 0। अब इस सवाल में देखना जरा बच्चों कि आपके पास यहाँ से प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात पर। यहाँ प्लस हो, माइनस आएगा तो थोड़ा सा चेंज होगा, बस माइनस आ सकता है पेपर में। अपने को क्या करना है, dx के साथ देखना है कि x वाले भाग आ सकते हैं या नहीं आ सकते। पहला टास्क आपके लिए परीक्षा में ये रहेगा कि मेथड पहचानो, कौन से 6 मेथड में से सवाल आपके पेपर का है। तो इसमें मेथड पहचानना आसान इसलिए कि 1 नंबर से शुरू करो। पहला मेथड आपका चर पृथक्करण विधि, वहां से जब पहचानोगे तो x के साथ x है देखो, फिर y है x के साथ तो y, तो अगर चर पृथक्करण है तो नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ x है y के साथ, यहाँ y के साथ y। आप एक काम कर सकते हो, इस वाले भाग को इधर ला सकते हो और इस वाले भाग को आप इधर ले जा सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत आए तो आप ऐसा कर लो ना, पहले इस भाग को इधर ले जाओ, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या करो, इसका इधर भाग दे दो और इस y का इधर भाग दे दो, सवाल आसान हो जाएगा। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों कि नहीं आई? अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो तुरंत आप अगले वीडियो में कमेंट किया करो कि ये बात समझ में नहीं आई, मैं दोबारा समझा दूंगा। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ भाग दे दिया, दोनों तरफ भाग दे दो, और अगर इसको इधर ले जाना चाहते हो तो इधर ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है, दोनों तरीके से सही है। मान लो इसको मैं भाग देता हूँ, तो यहाँ से इसको हटा दिया मैंने और इसके साथ क्या कर दिया वो देखो, e की पावर x तो था ही, और मैंने नीचे इसका भाग दिया तो ये लिख दिया 1 प्लस e की पावर कितना हो गया x, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से भाग दे दिया तो ये तो यहाँ से हट गया, इधर क्या था 10y का इधर भाग दिया तो ये क्या हो गया आपका, ऊपर तो बचेगा sec स्क्वायर y और नीचे क्या आ जाएगा 10y। प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये लिख दिया इक्वल्स टू क्या है 0। परीक्षा में आपको मेथड का नाम जरूर लिखना है, किस मेथड पर आपसे सवाल पूछा गया है। तो आप लिख दोगे चर पृथक्करण विधि से ये सवाल आपको दिया गया है, तो चरों का पृथक्करण कर दिया, अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ये इंटीग्रेशन कर देंगे साहब। इसका इंटीग्रेशन देखो, आपको एक विधि जरूर याद होनी चाहिए, f डैश x बटे fx। जब भी आपके पास सवाल ऐसा आ जाए, देखो fx है, इसका अवकलन ऊपर मिल रहा है ये रहा, तो इसका हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन जो होता है वो log fx होता है प्लस c होता है, याद कर लेना। fx है, इसका अवकलन ऊपर है तो नीचे वाले का log लिख दो, बस वही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ दोनों जगह लग रहा है 1 प्लस e की पावर x का अवकलन ये रहा, 10y का अवकलन sec स्क्वायर y ये रहा, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। इसका मान क्या आ जाएगा
वो आ जाएगा log, और यहाँ आ जाएगा कितना 1 प्लस ई की पावर x हो गया प्लस, नीचे वाले का है तो ये लिख दो log, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, और यहाँ आ गया y इक्वल्स टू क्या आ गया c। बस आपका सवाल हल हो गया। और ज़्यादा हल करना चाहते हो तो log m इंटू n लिख दो, तो ये हो गया log m इंटू n का मान आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर x इंटू 10y, और इक्वल्स टू कितना है c। आप चाहो तो यहाँ log c भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इस log का आधार e है, इसको इधर ले जाओ, 1 प्लस क्या हो गया e की पावर x, यहाँ लिख दोगे 10, और यह आ जाएगा y इक्वल्स टू क्या आएगा e की पावर कितना c। e की पावर c का मतलब कांस्टेंट है, तो इसको आप c1 भी लिख सकते हो। क्या बच्चों समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ आप ये मानकर चलना, ये सब मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना। तो देखिए आगे एक सवाल आया, कितना आसान सवाल आया परीक्षा में, ये आया 2016 के एग्जाम में। 2016 के एग्जाम में बोर्ड ने ये सवाल पूछा, dy अपॉन में dx माइनस ये हो गया y बटे x इक्वल्स टू कितना 0। इसको इधर ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू आएगा y बटे कितना x। अब y है तो इसको इधर ले आओ, dx को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका dy बटे कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू क्या आएगा dx अपॉन में कितना x। इसका इंटीग्रेशन इधर, इसका इंटीग्रेशन इधर। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये तो हो गया आपका log y, बात समझ में आ गई। इक्वल्स टू ये हो गया आपका log x, प्लस इसी में जोड़ देता हूँ log c। कांस्टेंट आप कितना भी जोड़ो उसको log c भी लिख सकते हो और c भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड है, समझ गए। इस x को इधर ले आओ तो ये हो गया आपका log e की पावर y माइनस ये हो गया log e की पावर कितना x इक्वल्स टू आ गया आपका log e की पावर कितना c। अब ये जो दोनों लिखे हैं इसमें log का एक रूल आपको याद होगा, log m बटे n, याद है प्यारे बच्चों, ये होता है log m और माइनस होता है log कितना n, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इस दोनों में log का नियम लगाओगे तो ये हो गया e की पावर y बटे कितना x इक्वल्स टू हो गया log e, और ये हो गया c। log दोनों तरफ हैं तो आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ y अपॉन में x लिख सकते हो, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आपके पास c है तो ये c लिख दो, y अपॉन x इक्वल्स टू c। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स टू cx, दोनों सही है, आपको जो आसान लगे वो लिख दें। 2016 के एग्जाम में पूछा है, कोई हार्ड सवाल नहीं है। चलिए अगला बात करते हैं। 2017 में एक सवाल पूछा, कौन सा पूछा देखो जरा, कितना आसान सवाल पूछा बोर्ड ने। ये सवाल आपके सामने जो लिखा हुआ है वो है, ये लिखा dy अपॉन में dx, dy अपॉन में कितना है dx है, इक्वल्स टू क्या है, वो है 2x अपॉन में y का क्यूब है। ये सवाल 2017 में पूछा गया है RBSC में, ठीक है। अब देखिए यहाँ आसानी से आप चरों का पृथक्करण कर सकते हो, तो यहाँ एक लाइन लिख देना, कौन सी विधि है उसका नाम लिख देना कि चर पृथक्करण विधि से अपन सवाल को हल करे हैं। y यहाँ है, इस y को आप ऊपर ले जा सकते हो, ये dx है, इसको इस x के साथ ले जा सकते हो, तो इधर लिखोगे y क्यूब और ये हो गया आपका dy इक्वल्स टू यहाँ क्या है 2x, और ये हो गया आपका dx। चरों का पृथक्करण कर दिया, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप सबको करना आता होगा। ये हो गया y की पावर 4 अपॉन में 4 इक्वल्स टू क्या होगा 2x स्क्वायर बटे कितना 2 प्लस क्या होगा c। 4 का इधर गुणा कर दो, y की पावर 4 इक्वल्स टू 4 का इधर इंटू 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 4x की पावर 2 प्लस इस 4 को c से गुणा करो। मान लो पहले ये 2 था, अब 4 से गुणा होते ही 8 हो जाएगा, तो इस c को या तो 4 और c ऐसे लिख दो चाहे, और चाहो तो आप ऐसे लिख दो y की पावर 4 बराबर 4x स्क्वायर प्लस ये लिख दो c1। बस बात खत्म हो गई, आपका सवाल यहाँ खत्म हो गया, समझ गए। अब देखते हैं अगला मेथड अपना जो है, ये सवाल जो थे चर पृथक्करण विधि पर थे और बोर्ड ने इस प्रकार के सवाल पूछे भी हैं, मैंने बता दिए। तो बोर्ड में आए हुए सवाल भी मैं कब कब आ रहा है, कौन कौन सा सवाल किस किस मेथड पर आ रहा है, उसके साथ ही आपको कंप्लीट करवाता जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है ना। कुछ अच्छे बच्चे हैं जो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, देखिएगा। अगली विधि जो है वो है चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली विधि, चर पृथक्करण
चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली विधि, परिवर्तित होने वाली विधि। चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने का मतलब समझो क्या है। चेंज इन वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी? तो ध्यान करना बच्चों, यानी मूल रूप में आप अगर देखोगे ना सवाल को, तो देखने में आपको पता नहीं चलेगा कि ये चर पृथक्करण की है या किसकी है, लेकिन वो रूप आप चर पृथक्करण रूप में बदल सकते हो। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उनको बोलते हैं चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण। ये मत लिख देना कि चर पृथक्करण रूप की है, रूप की नहीं है, रूप में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण है। जैसे देखिएगा मेरे बच्चों, एक सवाल अपन लेकर चल रहे हैं, ऐसा समीकरण आ गया आपके पास, dy अपॉन में क्या है, dx है, बराबर मैंने लिख दिया यहाँ साइन, और इसके साथ लिख दिया x प्लस वाई। दिख रहा है प्यारे बच्चों? अब इस मेथड में आपको डायरेक्ट पता ही नहीं चल रहा कि किस प्रकार की विधि लगेगी, लेकिन ये तो पता चल रहा है कि यहाँ चर पृथक्करण विधि तो नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? उसका कारण ये है कि ये x और y है ना, इनको आप चाहकर भी पृथक नहीं कर सकते। अब x को अलग नहीं कर सकते, y को अलग नहीं कर सकते, तो इस विधि को कहते हैं चर पृथक्करण रूप में बदली जा सकने वाली। आप इसको उस रूप में बदल सकते हो। अब बदल कैसे सकते हैं, उस पर अपन बातचीत कर रहे हैं आज। देखिएगा जरा, इसमें ये x जो प्लस वाई लिख रखा है ना, इस x प्लस वाई को मैं मान लेता हूं, माना v है। ये क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, v है। इसका अवकलन करो x की रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो गया 1 प्लस ये क्या हो गया, dy अपॉन में क्या हो गया, dx इक्वल्स टू क्या हो गया, dv अपॉन में कितना है, dx है। dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लो, ये हो गया dy अपॉन में कितना, dx, बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बराबर होगा dv अपॉन में dx, और माइनस क्या हो गया, 1 हो गया। ये वाली जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो भाई। इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो क्या आएगा, देखो इसकी जगह तो आ जाएगा dv अपॉन dx माइनस 1, मैंने लिख दिया यहाँ, ये हो गया dv अपॉन में कितना, dx माइनस 1 हो गया, बराबर ये हो गया साइन, और इसकी जगह लिख दिया कितना, v। अब यहाँ से आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हो। ये विधि जो है वो आपकी रेखिक अवकल समीकरण के रूप में चेंज होती जा रही है। यहाँ से चाहो तो आप रेखिक अवकल समीकरण वाला रूप भी लगा सकते हो, और चर पृथक्करण रूप वाला तो आप लगा ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। dv अपॉन dx बराबर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस ये क्या हो गया आपका साइन, और ये लिख दिया मैंने v। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अब इस से आगे का सवाल आप चर पृथक्करण विधि का यूज करते हुए बड़े आसानी से कर सकते हो। इसे आगे कर लोगे शायद प्यारे बच्चों। अब देखिए और सवाल लेते हैं अपन, ठीक ऐसा ही एक सवाल लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं कोस, ये लिख दिया, इसकी जगह कितना, कोस लिख दिया। कोस अगर लिखोगे तो यहाँ कोस आ जाएगा, सेम यही रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा। इसको लिख दिया मैंने कोस v, ये इधर आते ही क्या हो गया, कोस v, यहाँ लिख दिया कोस, और ये लिख दिया v। अब भी इसके बाद आ जाएगा, इसको इधर भेज दो नीचे, तो ये हो गया dv बटे क्या आएगा 1 प्लस, और ये हो गया कोस v, और इधर क्या जाएगा dx। 1 प्लस कोस v का एक फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 प्लस कोस x क्या होता है, दोनों बता देता हूँ, 2x हो तो क्या होगा, और 1 प्लस कोस x हो तो क्या होगा। एक और बता देता हूँ इसके साथ, ये होगा तो होगा 2, और यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर v, x आ जाएगा, सॉरी x है तो x आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर, और यहाँ जाएगा x बट्टे कितना 2। अगर माइनस हो यहाँ 1 माइनस कोस और यहाँ 2x हो, दोनों याद करना 12वीं में बहुत काम आते हैं ये फॉर्मूले, 1 माइनस कोस x, तो क्या होगा, ये हो गया 2, और यहाँ आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर, और ये हो गया x, ये हो जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर, और x बट्टे कितना 2। ठीक, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ आधा, यहाँ 2 है तो यहाँ 1, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या आएगा आधा। सबको याद आ रही है, यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगा dv बट्टे कितना 2, और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर, और v बट्टे 2 बराबर क्या होगा dx। इसको ऊपर ले जाओगे तो 2 तो इधर है ही आपके पास, ये हो जाएगा आपका 1/2, और इसको लिख दोगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर v बट्टे कितना 2, और ये लिख दिया मैंने dv।
इधर बच्चों आपके पास बचा हुआ है सिर्फ dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगाओ। इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपका tan v/2 इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन x प्लस क्या होगा c। v की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, v की वैल्यू x प्लस वाई, तो यहाँ लिखोगे tan और यह आ जाएगा x प्लस v बटे क्या आ गया 2 और इधर क्या है x प्लस c। ये जो सवाल आपका बन गया, ये किस मेथड से हल कर सकते हो प्यारे बच्चों, आप इसे चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण के मेथड से बहुत ही आसानी से हल कर लोगे। शायद आपको समझ में आया होगा। एक सवाल मैं और लेना चाह रहा हूँ यहाँ, ठीक है। 3 सवाल आपको कराऊंगा, तो 3 सवाल में से कोई एक भी समझ में आ गया तो ये मेथड आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। और दोबारा भी बात करूंगा मैं इस मेथड की, कहीं ना कहीं उस समय और ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। d/dx सही, इधर मैंने लिख दिया मान लो आपके पास x प्लस वाई प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर लिख दिया प्यारे बच्चों, समझ में आ गया। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अब क्या करें अपन, तो सुनो जरा। ये जो सवाल लिख रखा है इसको चर पृथक्करण विधि में तो बदल सकते हैं, लेकिन चर पृथक्करण नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये इनटू में आ जाएगा, x और y अलग अलग नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। तो आप एक काम करो ना, क्या काम करना है, चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित कर दो। कैसे करोगे वो सुनो। आपके पास यहाँ क्या है, ये लिखा हुआ है, इसको मान लो कि माना यहाँ हमारे पास आ गया x प्लस वाई प्लस 1 बराबर क्या है v है। इसका अवकलन x की रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका करोगे dy/dx हो जाएगा, और 1 का 0 होता है तो v का हो गया dv/ में कितना dx। समझ में आ गया। इस 1 को इधर भेज दो तो यहाँ आ जाएगा आपका dy/ में कितना dx इक्वल्स टू क्या आएगा dv/ में dx और माइनस क्या हो गया 1। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। इस वाली वैल्यू को यहाँ रखोगे तो यह आ जाएगा dv/ में dx माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा v²। इसको लिखोगे तो यह आ जाएगा dv/ में dx इक्वल्स टू, देखो इस 1 को इधर भेज दोगे तो यह आ जाएगा v² प्लस कितना 1 आ जाएगा। ये आपने लिख दिया होगा। अब देखिए ये v का पूरा पार्ट मानते हुए इसको अगर मैं इधर भेज दूँ, इस dx को इधर भेज दूँ, अब आप यहाँ से चरों का क्या कर सकते हो, पृथक्करण कर सकते हो। और यहाँ तो जो लिखोगे उसका नाम लिखना है, यह चर पृथक्करण रूप में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण है। अगर गलती से यहाँ लिख दिया कि चर पृथक्करण वाली अवकल समीकरण है, सवाल देख लेना गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे, चरों का पृथक्करण करोगे तो इसको लिखोगे कैसे, देख लो आगे। यहाँ लिख दोगे dv/ में 1 प्लस v² इक्वल्स टू क्या आएगा dx, इधर इंटीग्रेशन इधर इंटीग्रेशन। अब जिस बच्चे ने फॉर्मूला पढ़ रखा है ये है dx/ में क्या आएगा a² प्लस x² इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x बट्टा a और प्लस क्या आ जाएगा c। फॉर्मूला लगा दो। यहाँ a की जगह 1 है, कोई परेशानी नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं अपन, tan इनवर्स v इक्वल्स टू x प्लस c। tan इनवर्स को इधर भेजो, ये आ जाएगा v बराबर कितना tan और ये हो जाएगा x प्लस c। v की वैल्यू अपने पास है, ये रही, इसकी जगह लिख दो x प्लस वाई प्लस 1 बराबर tan x प्लस c। ये बस आपका हल आ गया। आप चाहो तो y को इक्वल रखकर बाकी को इधर ले जा सकते हो। प्यारे बच्चों, मैंने चर पृथक्करण रूप में बदली जा सकने वाली अवकल समीकरण पर आपको 3 सवाल करा दिए हैं। अब आपको खुद भी कुछ समझ में आया होगा, मेरी आशा है ये, और आप आगे से आगे कोशिश करना, बाकी सवाल भी आपको इसी प्रकार समझ में आ जाएंगे। सवाल देखते ही पता चल जाएगा ये तो, इसमें कोई एक ऐसा भाग आएगा जिस भाग को आप अगर किसी अन्य चर के बराबर मान लोगे तो आराम से क्या हो जाएगा, वो चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण बन जाएगी। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। तो ऐसा करना है आपको, वो भाग ही पहचानना है जिसको आप किसी अन्य चर राशि के बराबर मान लोगे तो वो चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण के रूप में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ गए। अब देखिए एक बात और कर लेता हूं आपसे, आगे भी चर पृथक्करण रूप में परिवर्तित होने वाली अवकल समीकरण पर मैं और चर्चा करूंगा आपसे, एक जगह और चर्चा करूंगा। लेकिन अभी अपन सीधा बढ़ते हैं तीसरे मेथड की ओर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं 3 जगह ऐसी बताऊंगा जहां से सवाल आने की संभावना रहती है।
मैं तो ये तो नहीं कह सकता कि 100% ही आएगा, ये कहना एक मूर्खता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये आइडिया रहे कि पेपर में क्या आएगा आपके, और लगभग वहां से सवाल आ जाता है। तो चलिए अगली बात करते हैं अपन समघात अवकल समीकरण की। समघात अवकल समीकरण, समघात अवकल समीकरण। प्यारे बच्चों, गणित का पेपर तो 100% आपको देने जाओगे, उससे पहले अगर आइडिया हो गया है कि हाँ ये सवाल आने हैं पेपर में, ऐसा कुछ आना है। गणित का पेपर तो वैसे भी आपको 100% पहले से मालूम रहता है, ठीक है, अक्सर ही चेंज होते हैं बस पेपर में, बाकी तो सब कुछ पता है कि कौन से मेथड पर कैसा सवाल आना है, कैसा नहीं आना है, ये सब पता रहता है पढ़ने वाले बच्चे को, ठीक है। आप पीछे के पुराने पेपर जो आए हुए हैं सालों के, उनको देखिए, आपको आइडिया रहेगा। अभी पेपर में समय है, कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 100% पता चल जाएगा। 2 सालों के पेपर देख लो पीछे के, 2 साल के भी अगर पेपर किसी बच्चे ने देख लिए ना, तो उसको आइडिया रहेगा पेपर देने से पहले कि क्या आने वाला है पेपर में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मैं पढ़ाने से पहले मैं एक वर्ड पर सबसे ज्यादा बातचीत आपसे करना चाह रहा हूं, वो है समघात। समघात का मीनिंग क्या है आपको ये जानना जरूरी है। मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिखी, मान लो ये लिख दिया, कोई बहुपद लिखा x² + xy + y², ऐसा लिखा है। तो प्यारे बच्चों इसमें देखो, इसमें एक ही चर है x, और x की पावर कितनी है? 2 है। इसमें कितने चर हैं? 2 चर हैं, दोनों की एक पावर है, और दोनों की पावर मिलाकर उसका टोटल कितना है? 2 है। इसमें कितनी पावर है? 2 पावर है, तो ये भी 2 पावर। प्रत्येक पद में घात कितनी है? चरों की। ध्यान से सुनना, समघात अक्षर समझ में आ गया आपको तो ये अवकल समीकरण पक्का समझ में आ जाएगी। समघात का मतलब है प्रत्येक पद जो है इसमें, उसमें चरों की घातों का योग क्या है? चरों की घातों का योग है 2 2 2। यहां 1 और 1 जोड़कर 2 देखना है, अलग अलग नहीं देखना। चरों की घातों का योग अगर प्रत्येक पद में समान है तो वो जो पद होगा या वो जो बहुपद होगा उसको कहा जाएगा समघात बहुपद। क्या कहा जाएगा उसे? समघात। और देख लो एग्जाम्पल और है अपने पास बहुत है। यहां जैसे x लिखा मैंने, xy भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने मान लो लिखा जैसे xy लिख देता हूं, वरना कोई कहेगा ये गलत कैसे लिखा। गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी सांत्वना के लिए लिख देता हूं। x² y है, फिर आपके पास 3 है, और यहां आपने लिख दिया xy² है, फिर लिखा है y³ है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां x की घात कितनी है? 3 है। इस पूरे पद में केवल x है तो इसकी घात 3 लिख दी मैंने। ध्यान से समझना, यहाँ x की घात 2 है और y की घात 1 है, दोनों की घातों का योग कितना है जी? वो है 3। समझ गए? फिर x की घात 1 है और y की घात 2 है, दोनों की घातों का योग कितना है? वो भी 3 है। बात समझ में आ रही है? फिर देखे x की घात 3 है, यहाँ ये आगे वाले का है, इसका नहीं है, ध्यान करना। यहाँ y अकेला और y की घात भी कितनी है? 3 है। क्या प्रत्येक पद में घातों का योग समान है? है। इसका मतलब ये जो व्यंजक आपने लिखा है वो समघात है। बात समझ में आ गई क्या प्यारे बच्चों? समघात समझ में आ गया? लेकिन अभी तो मैंने बहुत नॉर्मल बात बताई है समघात की। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। एक मैं और लिख रहा हूं आपके पास, मैंने लिखा मान लो x प्लस, और ये समघात तो थे लेकिन दोनों की घात क्या थी? पहले की घात 2 थी और दूसरे की घात 3 थी। यानी पहला कोई फलन कहे तो वो 2 घात का समघात फलन है, दूसरा मैं कहूं तो वो 3 घात का समघात फलन है, या बहुपद कह दो। ये 2 घात का समघात बहुपद है और ये 3 घात का समघात बहुपद है। समझ में आ गई बात? अब चलो, अगर मैं यहां लिखता हूं x प्लस वाई, बटे में मैंने लिख दिया x की पावर, और यहां लिखा है 3 और यहां लिखा है प्लस x की माइनस लिख देता हूं, यहां लिख दिया माइनस और y की पावर लिखा 3। ठीक, ये मैंने लिख दिया f(x, y). ध्यान से सुनना। दूसरा मैं एक और लिख रहा हूं, इसमें मैंने लिखा x, y इक्वल्स टू, यहां लिखा x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 बटे x की पावर 2 माइनस, और यहां आ जाएगा आपके पास
x की y की घात मान लो आपके पास आ गया यहाँ 3 और यहाँ 3। बहुत काम की बात है प्यारे बच्चों, इसको समझना जरूरी है आपके लिए। अगर मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, समघात देखता हूँ, तो यहाँ पावर 1, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ देखूँ 5, यहाँ देखूँ 5, यहाँ 3, यहाँ 3। आप कहोगे यहाँ तो सब जगह अलग अलग है, अब इसमें कैसे पता चले, इसको समघात कैसे बनाएं अपन। तो प्यारे बच्चों आपको क्या कर लेना चाहिए वो यहाँ सुनो। आप इसको समघात बना सकते हो, कैसे बनाओगे वो सुनो। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या आएगा सुनना, ऊपर x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा y बट्टे कितना x। समझना ध्यान से प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए नीचे से y क्यूब आप कॉमन ले, नीचे से अगर y क्यूब आप कॉमन लेते हो तो यहाँ आएगा आपके पास x क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा माइनस ये आ जाएगा y क्यूब बटे कितना आएगा x क्यूब। क्या समझ में आ रहा है आपको ये? ठीक है। अब देखिए ये 0 घात है, ये भी 0 घात का है, ये भी 0 घात का। अचर हमेशा देख लो, ये बात समझ लेना, अचर हमेशा 0 घात का ही होता है। अचर कितना भी आ जाए वो 0 घात का है। ये क्यूब बटे क्यूब आप कहोगे ये 3 घात का है, ये 3 घात का नहीं है प्यारे बच्चों। जब भी भिन्न में ऐसे निकालना हो y बटे x, इसकी घात पूछे आपसे कितनी घात का है, तो ऊपर वाले की घात देखो और नीचे वाले की घात देखो, ऊपर वाले में से नीचे वाले की घात घटा दो, वो जो घात है वो कितनी है, उतनी घात का ही वो फलन है। ये 1 ये 1, इसका मतलब ये 0 घात का है। मान लो मैंने ऐसे लिखा x की पावर 10 बटे लिख दिया यहाँ y की पावर 7, तो ऊपर 10 है नीचे 7 है, तो इसका मतलब ये 3 घात का है। कितनी घात का? 3 घात का। मैंने लिख दिया यहाँ y की घात 10 बटे लिख दिया x की घात 5। अब इस पूरे की घात पूछे आपसे तो वो 5 घात है। समझ में आ गया? ठीक है। इसका मतलब ये 0 घात का वो समझ में आ गया होगा, ये 0 घात का समझ में आ गया, ये 0 घात, ये 0 घात, इसका मतलब ये इतना कितनी घात का हो गया? 0 घात का हो गया प्यारे बच्चों। इसकी घात 3 है और इसकी घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब घात बच गई कितनी? ऊपर 1 में से कितनी घटाओ? 3, बची कितनी? x की घात -2। इसका मतलब इसकी घात माइनस की कितनी है? 2 है क्या? और बाकी बचे हुए की पावर कितनी है? 0 है। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गई आप लोगों को या नहीं आई? एक और सवाल देखते हैं इधर। अगर ये सवाल आपके पास लिखा हुआ है, ज्यादातर ऐसा ही सवाल मिलेगा आपको, इसमें ऊपर घात कितनी है? 5 5 है। ऊपर सेम ऐसे नहीं आएगा कि यहाँ 5 आ गए, यहाँ 4 आ गए, यहाँ 3 आ गए, यहाँ 2 आ गए, ऐसा आएगा तो नहीं कर पाओगे आप। ऊपर सब में समान, नीचे सब में समान, ऐसा ही मिलेगा। यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 में से 3 घटा दो, कितना हो गया? आपके पास हो गया 2। इसका मतलब ये 2 घात का कैसा फलन है? समघात फलन है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की घात ऊपर और 5 आ गई, नीचे x की घात कितनी? 3 आ गई। अब ऊपर वाले को ऐसे लिखोगे, मान लो आप 1 प्लस y की घात बटे x की घात और टोटल घात 5, ये 1 माइनस y बटे x और इसकी घात कितनी? 3। ये पूरा का पूरा जो है ना इतना इतना, ये 0 घात का है। कितनी घात का? 0 घात का। तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर और इसको लिख दो y बट्टे कितना? x। y बट्टे x से ये समझ में आ जाएगा कि ये किस घात का है? ये 0 घात का है। और ये घात कितनी बच गई? यहाँ 2। तो इसका मतलब ये 2 घात का कैसा फलन है? समघात फलन है। अब बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। तो ऐसा फलन या ऐसी अवकल समीकरण जिसमें चरों की घातों का योग प्रत्येक पद में समान हो, वह अवकल समीकरण क्या कहलाती है? समघात अवकल समीकरण कहलाती है। दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी अवकल समीकरण जिसमें चरों की घातों का योग समान हो प्रत्येक पद में, वह अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ये परिभाषा समीकरण को पहचानने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दोबारा बोल देता हूँ, ऐसी अवकल समीकरण जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो, वह समघात अवकल समीकरण कहलाती है। समझ में आ गया ना सबको? तीसरा टाइप है, और मैं कह रहा हूं परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, बहुत बार क्या अधिकतर बार 2 ही समीकरण आती है। अधिकतर बार 2 सवाल आते हैं, उसमें से 2 पर ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। और अगर आप 3 या 4 याद करके जाते हो तो आपका 100% 6 नंबर का सवाल तो पक्का मिल जाएगा।
समझ गए। 6 तरीकों में से कोई 3 भी अगर याद करके जाते हो तो 6 नंबर पक्का है, मैं कह रहा हूं ये गारंटी से, और याद करना ही आपको। अब देखिए इस पर अपन कुछ सवाल लेकर चलते हैं। पहला सवाल मेरा यही है कि इसको ऐसे लिखते हैं, ज्यादातर 2 तरीके हैं, dy अपॉन में dx है, तो या तो इसको मैं लिखूंगा एफ वाई बटे कितना x है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं dy अपॉन में dx अपॉन dx अपॉन dy इक्वल्स टू लिख सकता हूं मैं f, और यहां लिख दिया मैंने x बटे कितना y। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया? अब देखिए आपको यहां दिख रहा है ना कि y की घात 1 x की घात 1, इसका मतलब ये 0 घात का फलन है, समघात फलन है। ये भी 0 घात का समघात फलन है। ये मैंने रिप्रेजेंट किया है जनरल फॉर्म, यानी व्यापक रूप में इस समीकरण को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। dy अपॉन dx भी आ सकता है, और आपके पास क्या आ सकता है यहां dx अपॉन dy भी, dy अपॉन dx या dx अपॉन dy, दोनों तरीके से आप इस समीकरण को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपको ये बात शायद समझ में आ गई होगी। अब अगर ऐसा आ जाए तो क्या करें और ऐसा आ जाए तो क्या करें, देखना, ध्यान करना। समीकरण में अगर y बटे x बनाते हो तो हमेशा वो dy अपॉन dx जैसा ही रूप रहेगा। परीक्षा में जरूरी नहीं कि सीधा सीधा आपको ये दिया हुआ जाए कि dy अपॉन dx बराबर ही है, ऐसा लिखकर नहीं देगा वो ऐसे रूप में बनाकर देगा कि आपको पहली बार पहचानने में भी समस्या आए। तो आपको देखना है dy अपॉन dx एफ वाई बटे कितना है x है। समझ में आ गए? अब देखिए अगर y बटे x और dy अपॉन dx इस रूप में आपकी समीकरण है तो आपको सबसे पहले पहचान कर लिख देना कि यह समघात रूप की अवकल समीकरण है। उसके बाद हल करते समय पहला काम करना, y बराबर क्या लिखना है vx, माना y बराबर क्या है vx है। इस y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो ये आएगा dy अपॉन में कितना dx इक्वल्स टू, देखो यहां y v लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है v लिखा हुआ, तो इसका अवकलन करोगे तो x को तो एक बार छोड़ दो यहीं, और v का कर दो dv अपॉन में dx। आपको गुणधर्म पढ़ाया हुआ है अवकलन में, अवकलन का गुणन नियम, उसमें ये दोनों फलन v भी x का फलन है और x x का फलन है, तो इसको बार बार अवकलन करना u इंटू वी नियम से। तो x का अवकलन नहीं किया मैंने, v का कर दिया, प्लस देखो अब की बार v का नहीं करना, x का x की रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया v। ये लाइन तो इस मेथड में हमेशा याद ही रखनी है। अब देखिए dy अपॉन dx की जगह क्या लिख देना है, ये सब लिख देना। ये हो गया x डॉट dv अपॉन में कितना dx प्लस क्या आएगा v इक्वल्स टू क्या आएगा f इन। अब देखो y की जगह आपने लिखा है vx, तो vx लिख दो बटे क्या आएगा x लिख दो, x से x क्या हो गया आपका कैंसिल। यहां आप लिखोगे x डॉट dv बटा कितना dx प्लस क्या हो गया आपका v बराबर क्या हो गया f और v। अब देखो यहां 2 ही चर नजर आ रहे हैं आपको, एक तो आ रहा है v और एक आ रहा है x, इसका मतलब चर पृथक्करण में चेंज हो सकता है। ये आगे कैसे करोगे, इस v को इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x, ये हो गया dv बटा कितना dx बराबर ये एफ v है, इधर v को भेज दो तो ये हो गया v। अब देखिए x है और v है, ये पूरा v का फलन है, तो इसको v के साथ भेज दो, ये x का है तो x के साथ भेज दो, तो आप ऐसा लिख दो ना इसको dv बट्टा कितना dv, और इधर v के साथ कौन सा मान है देखो वो आएगा एफ v माइनस कितना v, इधर क्या है dx बटे क्या है x, इसके साथ भेज दो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका डायरेक्ट अभी तो नहीं जानते, लेकिन एफ वी का जो भी मान आएगा उसके हिसाब से इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। अब आगे इस सवाल को अपन हल कर लेंगे। ये मैंने आपको जनरल फॉर्म व्यापक तरीका जो है वो बताया, इस पर अभी सवाल करेंगे। मान लो ऐसा नहीं आया अपने पास, तो dx अपॉन dy आ गया, और आएंगे ऐसे सवाल। देखिए तो ऐसा आए तो क्या करेंगे अपन, वो भी सुन लो क्या करेंगे। पहले मैं आपको मेथड की थ्योरी है वो समझा रहा हूं, उसके बाद अपन सवाल करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब बच्चों देखो आपके पास dx है अपॉन में dy है, क्या है dx अपॉन dy, लेकिन ये कब आएगा जब इधर वाले फलन में x अपॉन y के रूप में बन रहा हो पूरा सवाल आपका। और आपके अधिकतर सवाल तो लिखे हुए आएंगे, स्पष्ट दिया हुआ आएगा x बट्टा y, तो x बट्टा y सवाल में लिखा हुआ जाए तो आप समझ जाना इधर dx अपॉन dy बनाना है। अगर इधर लिखा हुआ है सवाल में कहीं y अपॉन x, तो आप समझ जाना आप dy अपॉन dx बनाना है अपने को। समझ गए, ये बेसिक बात है इस सवाल की। अब जब इधर x अपॉन y है तो एक एक पावर है, इसका मतलब ये शून्य घात का समघात फलन है। तो आप लोगों को क्या पुट कर देना चाहिए यहां याद रखना करना x बराबर vy। मेरी बात ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों,
जब डी वाई अपॉन डी एक्स हो तो y बराबर वी एक्स लिखना है, जब डी एक्स अपॉन डी वाई हो तो x बराबर वी वाई लिखना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो अब इसका y की रिस्पेक्ट में अवकलन करना है तो यह आएगा आपका डी एक्स अपॉन में कितना डी वाई बराबर, ये v है तो यहाँ लिख दो आप लोग y डॉट डी वी अपॉन में कितना d और यहाँ लिख दो y प्लस, अब y का करना तो y की रिस्पेक्ट में एक हो जाएगा, बचेगा कितना v। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ लिखो, यहाँ लिखोगे तो आपके पास क्या आएगा y डॉट डी वी अपॉन में डी वाई प्लस क्या आएगा v बराबर, यहाँ आ जाएगा और ये x की वैल्यू है वी वाई, एक्स की वैल्यू वी वाई बटे क्या आएगा y, y से y कैंसिल, आपके पास ये बचेगा y डॉट डी वी अपॉन में कितना डी वाई बराबर क्या बच गया प्यारे बच्चों, यहाँ तो बचा है प्लस का v और इधर बचा है एफ वी। अब मैंने कहा v और v का फलन, यानी पूरा v का फलन बचेगा दोनों तरफ, यहाँ y है और यहाँ y है तो इसका मतलब चर पृथक्करण रूप में बदल गया अब ये, तो इसको लिख दो y डॉट डी वी अपॉन में कितना डी वाई बराबर क्या आएगा एफ वी माइनस क्या आएगा v। अब देखिएगा प्यारे बच्चों ये एफ वी माइनस वी है, इसका भाग इधर दे दो, डी वाई को इधर भेज दो तो यह आ जाएगा आपका डी वी अपॉन में क्या आएगा, देखो इधर भेजा तो यह आएगा एफ वी माइनस क्या आएगा वी बराबर क्या आएगा डी वाई बटे क्या आएगा वाई। इसका इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दोगे, यहाँ कुछ न कुछ फलन का मान आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। जब सवाल आएगा तो यहाँ सवाल में कुछ न कुछ v का फलन आएगा, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में जब आपका सवाल हल हो उसमें v आएगा, लेकिन मूल सवाल में कहीं v नहीं है तो आपको लास्ट में, तो देखिए लास्ट में क्या करना है, आपको सवाल हल करने के बाद v की जगह v का मान क्या है, v का मान यहाँ से ज्ञात करोगे और वो v का मान आएगा आपका कितना, देखो वो आएगा x बटे वाई, और ये मान किसका है प्यारे बच्चों v का है। उधर वाले सवाल जो पहले बताया उसमें v का मान आएगा y बटे x, ध्यान रखना ये v का मान इधर वाले सवाल में, और यहाँ हल करने के बाद जो आए उसमें v का मान x बटे क्या लिख देना y लिख देना। अगर ऐसा लिखोगे तो आपको इसका क्या मिलेगा, हल मिल जाएगा। प्यारे बच्चों कोई समस्या नहीं है शायद अभी तक। चलिए अब अपन बात करते हैं इसके कुछ सवालों की, ठीक है। आज अपन कुछ सवाल लेते हैं इस पर जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एग्जाम में आए हुए जो सवाल हैं उस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। 2012 में एक सवाल पूछा गया था, क्या सवाल पूछा वो देखो। यहाँ सवाल पूछा आपका x डी वाई अपॉन में कितना है डी एक्स है, x डी वाई अपॉन में क्या है डी एक्स है, माइनस वाई है, माइनस वाई प्लस यहाँ दिया उसने आपके पास x और यहाँ दिया साइन y बटे x। क्या ये बात समझ में आ गई, बराबर लिखा था 0। ऐसा सवाल दिया गया था 2012 में, एक सवाल आया और देखिए इस तरीके का ही वो लिख कर देगा आपको। इस सवाल को देखते हुए प्रत्येक बच्चे को पता चल रहा है कौन सा मेथड लगेगा, कैसे पता चल रहा है, अब थोड़ी सोचो विचार करना है आपको। 2012 में बोर्ड में पूछा हुआ है ये सवाल, ठीक। अब सुनिएगा जरा कैसे हल करना है। सबसे पहले तो मैंने अभी तक जितने मेथड पढ़ाए उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स के इनटू में कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसका मतलब यहाँ x आया इसको हटाओ, x का भाग दे दो पूरी समीकरण में तो ये आ जाएगा y बट्टा x, समझ रहे हो ना, y बट्टे x आ जाएगा। फिर इसमें x का भाग लगेगा तो ये x हट जाएगा, अब ये बचा है, समझ रहे हो। अब देखो मैंने अभी अभी बताया था डी वाई अपॉन डी एक्स नजर आ रहा है, y बट्टे x, इसका मतलब ये y अपॉन x में 0 घात का समघात फलन नजर आ रहा है आपको, और ऐसा अगर नजर आए आपके लिए बहुत अच्छा है। अब इन दोनों को मैं इधर भेज देता हूं पहले ही, फिर आपको कुछ फायदा हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये हो गया y बट्टे कितना x माइनस ये हो गया आपका साइन, और यहाँ आ जाएगा y बट्टे कितना x। प्यारे बच्चों देखिएगा जरा, y बट्टे x आ गया, 0 घात का समघात फलन नजर आने लग गया ना। अब इधर y अपॉन x ही है देखो, तो अब क्या करेंगे अपन पुट कर देंगे, यहाँ किसको पुट करेंगे, y की वैल्यू मानेंगे v और कितना x। समझ में आ गया सबको। देखिए इसका अवकलन करोगे तो यह आएगा डी वाई अपॉन में कितना डी एक्स बराबर, इसका अवकलन करोगे तो x का x रख दो, डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा, x का करोगे अवकलन, पहले x का करोगे तो 1 आ जाएगा और v का v रह जाएगा। समझ में आ गया।
अब ये वैल्यू यहाँ लिख दो, तो ये आ जाएगा आपका x डॉट डी वी अपॉन में डी एक्स प्लस क्या होगा v इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो ये मान रखोगे तो वी एक्स हो जाएगा बट्टे में x आएगा बट्टे में, क्यों, क्योंकि y का मान रखा आपने, y की वैल्यू वी एक्स रखी है, फिर माइनस साइन और ये आ जाएगा आपका कितना y बट्टे एक्स, तो साइन y बट्टे एक्स वी एक्स हो जाएगा, वी एक्स बट्टे कितना आएगा x आ जाएगा। x से x काट दो, x से x काट दो, जो बच गया वो लिख दो, क्या बच गया वो सुन लो। यहाँ बचा है आपका x dv बट्टे कितना dx, ठीक, प्लस क्या है v है, जी सर इधर भी v है, यहाँ भी v बचा है, माइनस यहाँ भी साइन v बचा है, सही है सर। अब क्या करना है, बहुत आसान हो गया सवाल। इस v से ये v कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों साइड सेम चिन्ह के हैं। अब बच गया आपके पास x dv बट्टे कितना dx बराबर क्या है माइनस साइन v लिख दो। x v दो ही चर बचे हैं, कितना आसान हो गया, इधर लिख दो dv बट्टे क्या लिख दो साइन v, सही है जी लिख दिया। इधर क्या लिख दो dx बट्टे क्या लिख दो x, चिन्ह किसका लगा दो माइनस का, ये तो बहुत आसान हो गया। अब ये साइन v है, इसको ऊपर भेज दो, कोसेक v क्या हो गया कोसेक v dv बराबर माइनस dx बट्टे x, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, सब कुछ कहानी समझ में आ जाएगी। प्यारे बच्चों इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, आपने दो फॉर्मूले इसके पढ़े होंगे, लॉग कोसेक x माइनस कोट x प्लस सी। मैं एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है इंटीग्रेशन का, log 10 और v बट्टे 2, यानी कोसेक x का होता है log 10x बट्टा 2 बराबर ये हो गया माइनस का log और यहाँ जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं c। ज़्यादा मेरे को ज़रूरत नहीं है, log की ज़रूरत है तो log लगा लो चाहिए। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि यहाँ log और लगाना चाह रहा हूँ मैं तो log लगा लो, ये हो जाएगा log और कितना c, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो अपना उत्तर तो सही आएगा दोनों कंडीशन में। इसको इधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा log, ठीक, 10 v बट्टे 2 ऐसे ही लिख लो। इसमें देखो log ये माइनस का है ये प्लस का है, तो यहाँ log वाला फॉर्मूला याद करो, log m माइनस log n, log m बट्टा n, ये हो जाएगा आपका log और यहाँ जाएगा c बट्टे कितना x, log से log आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ बचेगा कितना आपके पास आएगा 10 v बट्टे 2 बराबर क्या है, इधर आपके पास आ गया c बट्टे कितना x। अब देखो v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू मैंने पहले भी कहा था यहाँ से निकालनी है हमेशा, ये आएगी आपके पास y बट्टे कितना x, ये लिख सकते हो, v बराबर आएगा y बट्टे कितना x आ जाएगा, तो यहाँ लिख दोगे इस वाली वैल्यू को, तो ये हो जाएगा आपका 10 और यहाँ जाएगा कितना y बट्टे 2x इक्वल्स टू आएगा c बट्टे कितना x। क्या प्यारे बच्चों समझ में आ गया, ये आपके पास इस अवकल समीकरण का क्या है हल है। समघात अवकल समीकरण पर ऐसे ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट ऐसे वो कभी नहीं लिख कर देगा आसान सा कि इसको हल करो, आपको पहले मेथड पहचानना पड़ेगा। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट वो दे देता है बिल्कुल आसान सा सवाल, लेकिन हमेशा मेथड को पहचानने की एक ट्रिक आप लोग सीखो, उससे आपको फायदा होगा। प्यारे बच्चों 2012 में जो सवाल इस पर पूछा गया है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब देखिए अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक सवाल मैं आपको और करवाना चाह रहा हूँ इस मेथड पर। क्या है वो सवाल, देखो जरा, वो सवाल आपका 2 बार पूछा हुआ है। कितनी बार, 2 बार। क्या सवाल है देखो जरा, एक तो पूछा है वो 2013 के एग्जाम में, एक पूछा है 2017 के एग्जाम में, एक बार सप्लीमेंट्री में आ गया, एक बार ये मेन एग्जाम में आ गया। तो सवाल आपका है 2xy, इधर मैंने लिख दिया dy, इधर आपके पास लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इधर लिख दिया मैंने dx। कितना आसान सा सवाल है। पहली बात तो देखने से पता चल रहा है, यहाँ x की घात 1, यहाँ x की घात 1, टोटल जुड़कर कितनी घात होगी 2, 2 घात यहाँ है, 2 घात यहाँ है, 2 घात यहाँ है, समघात है। लेकिन समझना dy अपॉन dx लिखें या
dx अपॉन dy लिखें, इसका फैसला भी कर लेते हैं। पहली बात तो आप दिमाग में ही सोच कर देखना, मान लो मैं लेता हूं एक बार dy अपॉन में कितना dx, dy अपॉन dx मैंने लिया तो आपको क्या मिलेगा वो सुनना प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर, बट्टे में क्या आ गया 2x और y, ऐसे ही हुआ। ऊपर प्रत्येक में 2 2 घात, नीचे भी प्रत्येक में 2 2 घात। इसका मतलब देखते ही पता चला ऊपर वाली 2 में से नीचे वाली 2 घात घटेगी तो 0 घात का समघात फलन है ये बात समझ में आ जाएगी। अब मैं अगर dy अपॉन dx लिख रहा हूं तो आप कहोगे सर आपने तो कहा था इधर y अपॉन x होना चाहिए, y अपॉन x तो दिख ही नहीं रहा। मैं बना कर दे देता हूं, देखो कैसे। ये आपका dy अपॉन में dx है जी, ठीक है। अब इसमें से आप कॉमन ले, क्या कॉमन ले, एक्स स्क्वायर कॉमन ले, एक्स स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, यहां क्या आएगा देखना जरा, ये हो गया आपका 1 प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर बट्टे क्या हो गया एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी है क्या किसी बच्चे को? जी सर नहीं है, ठीक है जी। नीचे देखो, नीचे एक तो आपका 2 है, 2 में तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहां सिर्फ क्या है x है। मैं एक काम करता हूं, ये y लिखा मैंने, नीचे मैंने x का भाग दे दिया प्यारे बच्चों। इसका भाग x को आप कहोगे ऐसे कैसे कर दिया, ये x तो लिखा ही नहीं। मैंने ये x भी आपका लिख दिया और ये भाग दिया, तो मेरी मर्जी से अपन गणित में कभी भी अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। भाग दिया है तो 1x से आपको क्या करना पड़ेगा गुणा। मैंने 1x का गुणा कर दिया तो ये x स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये y अपॉन x, ये y अपॉन x का रूप नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस x स्क्वायर को यहां से बाहर लाओ और ये 2 इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा समघात जानने के लिए। dy अपॉन में क्या हो गया dx बराबर क्या है x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बाहर आएगा तो ये भी क्या हो गया x स्क्वायर। और इसके साथ साथ ये पूरा मैंने मान लिया कि ये जो फलन